हाँ, हम लोग आज सूत्र पढ़ रहे हैं कुंडली को एनालाइज करने की। और हमने चार गोल्डन रूल्स देखे। अब पांचवें गोल्डन रूल पे आते हैं, जो कि है अबाउट राजयोगा। सभी लोग चाहते हैं कि लाइफ में प्रोग्रेस हो, अच्छी इनकम हो, लोगों में समाज में नाम हो। तो उसके लिए कुंडली में राजयोग होना बहुत जरूरी है। और राजयोग कैसे बनते हैं? अगर केंद्र और त्रिकोण के स्वामी केंद्र या त्रिकोण में आ जाते हैं तो उसे राजयोग कहते हैं। ठीक है। लेकिन अगर उनमें से कोई भी स्वामी तीसरा घर, छठा घर या 11वें घर का स्वामी बन जाता है तो वहां ये राजयोग, कुछ लोग इसे खंडित मानते हैं, कुछ लोग इसे कहते हैं कि ये ज्यादा फल नहीं देगा। तो त्रिशदाय को इसलिए बुरा माना गया है। लेकिन ये भी मान के चलो कि त्रिशदाय को जो बुरा माना गया है वो उस जमाने में जब शास्त्र लिखे गए, जब शायद सतयुग में, तो अब उस समय में धन को बहुत अच्छा नहीं माना गया था, है ना। लेकिन ये कलयुग चल रहा है। कलयुग में तो मेरे ख्याल से 90% लोग धन के बारे में सोचते हैं। पैसा चाहिए, कमाना जरूरी भी है। और पैसा चाहिए भी क्योंकि लाइफ नीड्स भी है ना, तामसिक प्रवृत्तियां भी हैं। तो यहाँ पे कलयुग में त्रिशद आय के स्वामी अगर बली हैं और अगर वो स्वामी बनते हैं किसी केंद्र त्रिकोण के भी साथ में, तो उसको फिर अच्छा ही रिजल्ट देंगे। इनफैक्ट जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं, चाहे क्रिकेटर्स हैं या अभी ये विनेश फोगाट है या और भी दूसरे भी जो रेसलर्स हैं या दूसरे स्पोर्ट्स वाले, इन लोगों की कुंडली में तीसरा, छठा और 11वां घर ये ही बली होता है। इनफैक्ट जो तीसरा और छठा घर बली जिनका होता है या उसका स्वामी स्ट्रांग बैठा है, ऐसे लोग ही एक्सेल कर पाते हैं स्पोर्ट्स में। और अगर 11वां घर भी स्वामी स्ट्रांग है या राजयोग है कुंडली में, तो फिर उसको ओलंपिक अवार्ड्स भी मिलेंगे, फिर उसको देश में सम्मान भी मिलेगा और इनफैक्ट भारत रत्न भी मिल सकता है, जैसे सचिन तेंदुलकर जी को मिला। तो ये तो डिपेंड करेगा कि कुंडली में कितने राजयोग हैं और कहाँ का स्वामी कितना बली है। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि कुंडली को टोटलिटी में देखते हैं। कुंडली में लगन को भी स्ट्रांग होना जरूरी है, लग्नेश को स्ट्रांग होना जरूरी है ना। भाग्य का स्वामी नवम भाव को स्ट्रांग होना जरूरी है, 11वां भी स्ट्रांग होना चाहिए गेन के लिए, अवार्ड्स के लिए। और तीसरा और छठा तो एफर्ट्स है और सर्वाइविंग एंड कंपटीशन स्किल्स है। छठा घर है कंपटीशन। तो अगर उसका स्वामी स्ट्रांग है तो आप कॉम्पीट करके जीत लोगे। और ये चीज ना केवल स्पोर्ट्स पर्सन बल्कि फिल्म स्टार्स हैं या जो पॉलिटिशियंस हैं, इन लोगों की कुंडली में भी कोई भी अगर मिनिस्टर बन रहा है, एमपी एमएलए बन रहा है, या ऑब्वियसली चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर तक जा रहा है, प्रेसिडेंट बन रहा है, तो वो एक बहुत सारे बड़े कंपटीशन को पास करके उसमें विन करके आगे बढ़ा है ना। तो उसकी कुंडली में अवश्य ही छठे घर का स्वामी बहुत स्ट्रांग होगा। छठा घर। और तीसरा तो एफर्ट्स है। कई लोग होते हैं जिनको सब चीजें बैठी बिठाई मिल जाती हैं, लेकिन कुछ लोगों को बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं तब मिलती है चीजें। तो ठीक है, वो उनके योग हैं, उनका पिछले जन्म का कर्मा अच्छा है जिनको कुछ भी करे बिना मिल रहा है। लेकिन अगर किसी को गरीब घर में किसी ने जन्म लिया है, ठीक है, और फिर वो एक अच्छे पद पे पहुंचा है, ऊंचे पद पे पहुंचा है, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो मूवीज में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो टीचिंग में हो, किसी भी फील्ड में, तो इसका मतलब उसने एफर्ट्स, उसका थर्ड हाउस बहुत स्ट्रांग है। ठीक है। तो ये राजयोग तो कुंडली में आप केंद्र त्रिकोण का स्वामी केंद्र त्रिकोण में बैठ गया तो वो राजयोग तो बन गया। अब राजयोग अगर साथ में, पराशर जी ने तो लिखा है कि अगर तीसरे छठे घर के स्वामी का भी स्वामी है, तीन त्रिशद आय का, तो वो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन शायद उन्होंने इस तरह से जोड़ा है कि कोई राजा तो बन गया, लेकिन अगर वो धन और लालच में ही लगा रहेगा, है ना, तमस में ही लगा रहेगा, तो फिर वो अपनी प्रजा के लिए उतना नहीं करेगा। या जो भी अच्छी पोजीशन में गवर्नमेंट ऑफिशियल या न्यायाधीश बन गया, जज बन गया, तो वो उस केस में, या बड़ा व्यवसायी सेठ बन गया, बहुत बड़ा, टाटा बिरला अंबानी अडानी, तो क्या वो समाज के सुधार के लिए भी कुछ कर रहा है? तीसरा, छठा, 11वें का संबंध आने से वो शायद उतना नहीं करेगा, वो अपने पास ही उस पैसे को रखेगा। तो इसीलिए शायद उन्होंने इसे खराब बोला गया। लेकिन हम इसको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इस पर भी आपकी नजर रखनी चाहिए। और देश काल पात्र को देख के ही हम प्रिडिक्शन करते हैं। अब अगर एक सन्यासी पूछने आ रहा है आपसे, सन्यासी से मेरा मतलब कोई योगी है, कोई ऐसा व्यक्ति जो सांसारिक सुख नहीं चाहता, वो कहता है कि मेरे को मोक्ष मिलेगा कि नहीं, या मेरे को कितनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस मेरी लाइफ में होगी अगले 5 सालों में, तो उस केस में आपको
ये राजयोग तो आप देखेंगे, साथ में त्रिशराई का भी संबंध आ रहा है, तो आपको साफ समझ में आ जाएगा कि ये व्यक्ति अगर राइज भी कर लेगा ना अपने जो भी फील्ड में, स्पिरिचुअलिज्म में, तो ये पैसे के मोह के पीछे लालच लालच में कुछ गलत डिसीजन भी लेगा और फाइनली इसका पतन हो जाएगा। ठीक है, तो 3, 6, 11वें को 5वें रूल में हमें इस तरह से याद रखना। अब नेक्स्ट रूल पे हम आ जाते हैं, जो कि लास्ट रूल है, छठा गोल्डन रूल जो है वो है राहु केतु के बारे में। और राहु केतु आप जानते हैं कि वो चंद्रमा के नोड्स हैं बेसिकली, और वो कोई ग्रह तो है नहीं, नॉन नॉन एग्जिस्टेंट है, मतलब छाया ग्रह है। और ये रिजल्ट कैसा देते हैं, जिस घर में बैठते हैं उस राशि के स्वामी के हिसाब से, या जिस ग्रह के साथ बैठ गए हैं, हो सकता है कोई ग्रह भी साथ में इनके बैठा हो। कई बार शुक्र के साथ केतु की युति होती है ना, कभी बृहस्पति के साथ राहु बैठा होता है, तो डेफिनेटली उस हिसाब से ये अपने को मॉडिफाई कर लेंगे। लेकिन ये राजयोग भी बनाते हैं कुंडली में। और ये राजयोग कब बनाते हैं, जैसे कि जो राजयोग हमने अभी 5वें रूल में पढ़ा कि केंद्र त्रिकोण का स्वामी अगर केंद्र त्रिकोण में बैठ जाएगा, तो वैसे ही राहु भी केतु भी अगर किसी केंद्र या त्रिकोण के स्वामी के साथ केंद्र में या त्रिकोण में बैठ जाएंगे, तो ये राजयोग कारक बन जाएंगे। ऐसे में राहु केतु की दशा में आपको राइज मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकती है, और डेफिनेटली उस प्रमोशन के साथ आप बहुत अच्छा आगे राइज के साथ स्ट्रगल में भी जीतोगे। कोई भी तरह का कंपटीशन है उसमें भी आप पास हो जाओगे, विन कर जाओगे। अभी आजकल जैसे टीवी पे कौन बनेगा करोड़पति सीरियल आता है, जिसमें मतलब एक कंपटीशन शो है जिसमें लोग करोड़ों भी कमा लेते हैं, लाखों कमाते हैं। कोई 50 लाख कमा लिया, किसी ने ना 25 लाख कमा लिया, अगर उसने 10 क्वेश्चन आंसर दे, 15-16 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। अब ये उसकी किस्मत है ना, कि उस दिन उसको कौन से क्वेश्चन उसके उसके भाग्य में आए। कई बार जो टॉपिक आप अच्छी तरह पढ़ा हुआ होता है, जानते होते हो, अगर उससे रिलेटेड आ गए तो आप 10 के 10, 12 के 12, 15 के 15 सही आंसर दे सकते हो। लेकिन जिसकी किस्मत उस दिन अच्छी नहीं है, उस दिन उसकी दशा महादशा या उसकी प्रत्यंता दशा या प्राण दशा दशा अच्छी नहीं है, तो उस दिन उसको हर क्वेश्चन उल्टा आएगा, उसकी सारी लाइफलाइन खराब हो जाएंगी, उसका वो बहुत जल्दी आउट हो जाएगा। तो ये तो भाग्य का खेल बन ही जाता है इन चीजों में, इस तरह की, या सट्टेबाजी है या कहीं ऐसी चीज। जैसे जब हम हाई प्रोफाइल में किसी भी करियर में ऑर्गेनाइजेशन में आगे बढ़ते हैं, तो कुछ समय बाद आप, कई लोग होते हैं, पोस्ट एक होती है लेकिन 25 लोग हैं जो इक्वली कॉम्पिटिटेंट है, मतलब उनकी एजुकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल सब एक जैसी है। उसमें से अब किसको फाइनली बनना है ना, वो एक पोस्ट जो भरनी है, तो वहां पे राहु केतु जब राजयोग कारक हो जाते हैं, उसकी दशा अगर उस व्यक्ति की हो, तो ऐसे में राहु उसको एकदम से उसको वो पोजीशन दिला देगा, बाकी सब लोग पीछे रह जाएंगे। तो राहु केतु को आप ये मत मानिए कि हमेशा ही खराब है और तम तामसिक है और ये है। ये राजयोग में जब बन जाते हैं, यानी कि केंद्र त्रिकोण में बैठ जाते हैं, केंद्र त्रिकोण के स्वामी के साथ, केंद्र त्रिकोण यानी कि पहला घर, चौथा घर, सातवां घर, 10वां घर, और त्रिकोण यानी पहला घर, पंचवां घर और नवम घर, इन घरों में इनके स्वामी किसी के भी स्वामी के साथ अगर बैठते हैं, तो ये बहुत अच्छा फल दे देंगे। और वैसे तो राहु को शनि व्रत माना गया और केतु को मंगल व्रत, यानी कि उसकी तरह से ये बिहेव करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली तो तामसिक ही है नेचुरली, लेकिन सांसारिक सुखों के लिए ये अच्छा हो जाएगा। तो ये 6 सूत्र आपको याद कर लेने हैं, अच्छी तरह से लिख लिख के कर लीजिएगा। और इसके बाद आपको कुंडली जब आपके सामने बनेगी, पहली कुंडली को आपको एनालाइज करना है, तो 6 के 6 रूल लगा के आपको लिख के उसको देना। अब कुंडली जब आपके सामने आएगी, तो जैसे आपने राशियां पढ़ ली, ग्रहों के बारे में पढ़ लिया, हाउसेस के बारे में, तो उस कुंडली को थोड़ा सा चेक करने की कोशिश कीजिए पहले। ठीक है, कुंडली तो आपको डेट टाइम प्लेस मिल गया, किसी सॉफ्टवेयर से आपने कुंडली बना भी ली, लेकिन क्या वो कुंडली उसने जो समय आपको दिया है, क्या उसकी पर्सनैलिटी से मैच करता है, उसके नेचर से उसका मैच करता है, नहीं करता। और पर्सनैलिटी में तो लगन लग्नेश को देखना ही देखना है, जो भी ग्रह देख रहा है उस हिसाब से उसकी हाइट होनी चाहिए, रंग कॉम्प्लेक्शन होना चाहिए, है ना। इसी तरह से उसका अगर नेचर जो है, चंद्रमा को देखेंगे, मन को देखेंगे, बुद्धि, इंटेलिजेंट कितना है ना, और बाकी भी ग्रह लगन को कौन कौन से देख रहे हैं, लग्नेश को कौन से देख रहे हैं, तो उसका नेचर इमोशनल है, सेंसिटिव है, प्रैक्टिकल है, पता चलेगा। तो कुंडली क्लैरिटी से आपको समझ में आने लगेगा कि कुंडली सही है या गलत है। और कई कई जगह जहां पे लगन से 28 डिग्री का हो, 25-26 डिग्री का हो, यानी कि 15-16-20 मिनट के अंतर पे ये कुंडली चेंज हो जाएगी। और उस समय लगन अगर चेंज हो गया, तो आपके जो ये 6 सूत्र आपने पढ़े हैं, जिसमें आपने डिफरेंट डिफरेंट लॉर्डशिप
फंक्शनल लॉर्डशिप है, वो सब चेंज हो जाएंगी। इसलिए सबसे ज्यादा, सबसे पहले लगन को चेक करना, लगन में करेक्शन तो नहीं करना कहीं, यानी कि हो सकता है 5 मिनट बदलने से लगन ही चेंज हो जाए। जैसे अभी श्वेता, तुमने मुझे उस दिन दिया था, जिस दिन शनि का मैंने पढ़ाया था, एक डेटा आपने डाला था, जिसमें यस मैम। जिसमें आपने जो शायद मेरे को सिम लगन दिया था, है ना, तो मैंने हाँ इसमें आप 10-7 मिनट इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये कन्या लगन हो जाएगा। क्योंकि उस हाँ लड़की को हाँ बहुत ज्यादा मतलब ऐसी प्रॉब्लम है जो जन्म से है, हेल्थ इशू, और उसको जो उसकी शरीर पे जो बाल वगैरह है वो सब वो ऐसा दिखाते हैं कि पिछले जन्म का पक्का कर्मा का रोल है, और शनि अगली बनाता है। उस केस में वो लगन हम्म क्या बनता था, कन्या लगन बन रहा था, और शनि पंचमेश बन रहा था, वक्री था, और जो बुध था लगन का स्वामी, वो 11वें घर में था, वो भी वक्री था, जिसपे शनि की दृष्टि थी। तो ये क्लैरिटी से हम्म। पता चल रहा है, क्यों? क्योंकि उसकी फिजिक क्या है, ठीक है, और स्किन प्रॉब्लम जो होती है वो बुध हाँ। के कारण होती है, उसको स्किन पे प्रॉब्लम है, हम्म। और बाल शनि के हाँ। कारण आ रहे हैं, तो वो भी दिख रहा है। तो इस तरह से हमने क्या किया, उसको करेक्ट कर लिया, टाइम को हमने, लगन के टाइम हम्म। को, क्योंकि व्यक्ति जो दे रहा है उसको तो नहीं पता, जन्म के वक्त वो तो था नहीं, उसके माँ बाप ने जो उसको टाइम बताया, या जो पंडित जी ने कुंडली बना दी उस समय, दादाजी ने जो भी नोट किया बताया, या आप मान लो चलो हाँ। बर्थ नहीं मैम, सर्टिफिकेट। वो बोल रही थी कि उस ये एक एक्यूरेट टाइम नहीं है, आप सही बोल रहे हो हाँ कि उसको टाइम एक्यूरेसी, बस ये था कि हाँ नजर पड़ी घड़ी पे तो उसने कहा कि हाँ यही होगा 9 सवा 9 ऐसे हाँ, कुछ उसको बोल रही थी। शरीर पे कितने सारे बाल थे, मतलब बहुत। गायनिक एरिया से मतलब घुटनों के ऊपर तक बाल, और वो भी ऐसे कि जो हाँ, ठीक ही नहीं हो सकते, डॉक्टर्स भी कहते थे। भालू के हाँ, जैसे। भालू की तरह। और इवन काले धब्बे भी थे, मुंह पे भी था, हाथ पे भी था, है ना, और भी धब्बे, तो वो ऐसी भी हाँ चीज है जो हाँ डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं हो सकती। तो दिस इज व्हाट समथिंग विच इज, यू नो, मतलब नेगेटिव कर्म ऐसा है जो दृढ़ कर्म है, जो मैंने आपको बताया था, दृढ़, दृढ़ अदृढ़, तो वो दृढ़ कर्मा में था उसका। तो वहां पे आप कुंडली का लगन जब सेट करोगे, लगन जब आप देखोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लगन जरूर चेंज है, ये लगन हो नहीं सकता। क्योंकि मान लो अगर उसका हम मान भी ले 1% को कि लियो ही लगन है, तो अब लियो लगन में तो सूर्य जो है, सूर्य तो बाल ही नहीं देता सूर्य तो बाल ही कम कर देता, है ना, और सूर्य तो गोल्डन लुक देगा, हाँ साथ में वो रॉयल बनाएगा, एक हाँ राजकुमारी की तरह उसको रहना है, हाँ और वहां वो एक बिल्कुल वैसे रह रही है। तो इससे ही समझ में आ गया कि लगन चेंज होना। ठीक है, तो आपको हमेशा लगन को क्रॉस वेरीफाई जरूर करना है, कम से कम पांच हाँ। और दस मैम हाइट भी ज्यादा नहीं है, 4 फुट 2 इंच। हाँ, हाइट भी, वो भी कन्या लगन से फिर ठीक आ जाती है। तो ये सारी चीजें हाँ आपको नोट करनी है। फिर उसके बाद आप उसका जब ये सब देख लेंगे, तो फिर आपके भाई बहन देखिए, छोटे बड़े कितने हैं, उससे भाई बहन का भी आना चाहिए। जैसे वो एल्डर्स सी आई थी, है ना, उसके छोटे भाई थे, भाई बहन। सबसे बड़ी। हाँ, वही एल्डेस्ट हो गई ना, वो सबसे बड़ी हो गई। तो वो भी हम्म उससे कुंडली से हम्म। ठीक आ रहा था, जब मैंने लगन चेंज किया, कन्या कर दिया। और फिर उसकी नहीं भाई बहन एजुकेशन की कैसे देखो, कैसे। प्रोफेशन देखो, शादी हो गई नहीं हो गई। ठीक है, शादी अगर लगन चेंज हो रहा है, तो लगन से अब क्या शादी आ रही है, अगर वो शादीशुदा है और शादी नहीं हुई है, या शादी नहीं हुई है और उसमें तो आ रहा है कि शादी हो जानी चाहिए, अब 32 साल की उम्र होगी तो शादी तो हो जानी चाहिए सिम लगन से, या क्या रोल आ रहा है बाकी ग्रहों का भी हमें देखना है। तो एक टोटलिटी में एक बार कुंडली को 15-20 मिनट चेक करिए, जब पहली बार कुंडली आपके पास आएगी। मैम भाई बहन का कैसे देखेंगे मैम कुंडली से कि भाई तो उनका आप इतना तीसरे भाई घर बहन से है कि। देखेंगे ना, तीसरा घर मैंने आपको बताया था यंगर के लिए, और 11वां घर हाँ, आपको बड़े भाई बहन के लिए। नहीं नहीं वो मतलब किस तरह का देखेंगे, जैसे कुंडली जैसे थर्ड हाउस से देखेंगे, लेकिन कितना भाई बहन है वो कैसे पता चलेगा हम लोगों को तो आप अभी कि अभी वो तो आप सही। डिविजनल चार्ट पढ़ोगे, योगा पढ़ोगे, फिर दशा भी पढ़ोगे कि कैसे भाई होगा नहीं होगा, बहन होगी। अब अभी तो मैंने आपको प्लैनेट का बताया कि अगर थर्ड हाउस पोटेंट है, थर्ड लॉर्ड पोटेंट है, हाँ तो डेफिनेटली फिर वो हाँ, वो तो उसको थर्ड हाउस उससे भाई सुख बहन का देगा, ठीक है उससे मैम। संबंधित। 11वां घर बड़ी है, 11वां घर पोटेंट है, तो 11वां मतलब बड़े भाई बहन हो सकते हैं, प्रॉमिस है। लेकिन प्रॉमिस उसको दे रहा नहीं दे रहा, वो हम दशा से देखेंगे, योग भी देखेंगे, कौन से एस्पेक्ट्स आ रहे हैं तीसरे घर पे, 11वें घर पे, वो सब देखेंगे। और फिर जब और डिटेल में आप पढ़ेंगे, तो डिविजनल चार्ट में हम दृष्टिकोण लगाएंगे, कुंडली D3 में देखेंगे, तब जाके आप सीखोगे कि कितने भाई बहन होंगे। अभी एकदम से नहीं अच्छा आप ये सीख सकते, अभी तो आपको 1.5 महीना हुआ पढ़ते हुए, अभी तो कम से कम 6 महीने लग जाएंगे आपको प्रॉपरली इसको याद करके, प्रॉपरली वो करने में, एनालाइज करने में। फिर साल 1.5 साल के अंदर आप समझने लग जाओगे कि भाई बहन कितने हो। ठीक है, चलिए, इस तरह से ये मोटा मोटा आपने कुंडली को वेरीफाई करना है। और सन लगन, मून लगन, और साथ में ये कौन आगे बढ़ा रहा है बार बार स्लाइड को,
स्लाइड को आगे मत बढ़ाइए, अभी हम पढ़ रहे हैं, जब पहले उसको समझिए उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। तो ये सब जब आप थोड़ा सा देख ले, लगन, चंद्र लगन, सूर्य लगन, तो उसके बाद फिर आप उसके इन्फ्लुएंसेस देख लीजिए। देश काल पात्र इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो लगन में हाइट इंडिया में अगर मध्यम आ रही है, तो वो मध्यम अगर 5'2" इंडिया में है लड़की की, तो अमेरिका में वो मध्यम हाइट होगी 5'7", 5'6", है ना। इसी तरह हर कंट्री में, चाइना में अलग होगी। तो देश काल पात्र को देखना ही पड़ेगा, और लड़का है लड़की है उस हिसाब से भी हाइट और कॉम्प्लेक्शन ये सब डिफरेंस आएगा, ठीक है। इसके बाद और आप मैम एक चीज पूछ रही थी कि सूर्य और चंद्रमा को जैसे आप बताएं अष्टम का दोष नहीं लगता, तो सूर्य और चंद्रमा थर्ड का भी मालिक होता है, तो उसका भी थर्ड का भी दोष नहीं लगेगा? कैसे लगेगा, दो घरों का थोड़ी ना होता है, सूर्य चंद्रमा तो सिर्फ एक घर के हाँ हाँ स्वामी होते हैं, कहाँ से तुम हाँ, तीसरे लेकिन को स्वामी बना रहे हो। अगर त्रिसराय का भी मालिक हो गया तो वो दोष नहीं लगेगा सूर्य और चंद्रमा? भाई साहब किशोर जी, सूर्य सिर्फ एक हाँ राशि का स्वामी होता है, लियो राशि का, और चंद्रमा सिर्फ एक राशि का स्वामी होता है, कर्क का। हाँ वो तो तीसरे का स्वामी वो तो मैं कैसे हो समझ जाएगा अगर 8वें का हुआ तो। नहीं, तीसरे का भी मैंने मिथुन लगन का कुंडली हुआ तो तीसरे का स्वामी सूर्य बन जाएगा ना मैम? तो मैं तो सिर्फ सूर्य चंद्रमा को कहाँ बोला है, सिर्फ अष्टम भाव का स्वामी जब बनेगा, तीसरे की तो बात ही नहीं हो रही उसमें। सूर्य चंद्रमा तो बनते अच्छा ही अच्छा, सिर्फ नहीं एक घर के स्वामी है। हाँ, तो वो खराब नहीं ना करेगा उस टाइम भी, मतलब जैसे आप बताए थे कि सिर्फ अष्टम का 8वें दोष के नहीं लिए लगता। मैंने बोला है सूर्य चंद्रमा को, बाकियों के लिए नहीं बोला है। सूर्य चंद्रमा का सिर्फ एक घर होने से, सिर्फ 8वें से संबंध अगर है तो वो नेगेटिव नहीं है, अगर वो थर्ड लॉर्ड है तो थर्ड लॉर्ड की तरह बिहेव करेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है मैम, ठीक। ठीक है, चलिए अभी इसके बाद ये सब आपने चेक कर लिया, इसके बाद भगवान का ध्यान कीजिए 2 मिनट, मन में कर लीजिए चाहे कि भगवान आपको ये ब्लेसिंग दे कि आप जो कुंडली देखें प्रिडिक्शन सही करें, आपको भगवान सही कुंडली में सही सही अच्छी सही चीजें दिखाएं, गलत आपके प्रिडिक्शन ना हो, इन द सेंस कि हम कई बार अपने ओवर कॉन्फिडेंस में भी गलत प्रिडिक्शन कर देते हैं, ज्यादा ही बोलते हैं, जल्दी जल्दी देखने लगते हैं, जल्दी से बोलना चाहते हैं कि जी ये हो रहा है वो हो रहा है। ऐसा नहीं है, कुंडली को ध्यान से 15-20 मिनट पहले चेक करो, वेरीफाई करो, उसके बाद भगवान का ध्यान करो, उसके बाद 2 मिनट बाद आप फाइनल अब योगा देखना शुरू करेंगे। कुंडली में कौन से योगा है, योगा की क्लास हम इसके अगली क्लास के बाद करेंगे। तो उसमें नभस योग बनते हैं, कुछ सूर्य से योग बनते हैं, कुछ चंद्रमा से बनते हैं, धन योग बनते हैं, राजयोग का तो प्रिंसिपल मैंने आपको बता ही दिया कैसे बनेंगे, ठीक है। ये सारे योगा आपको देखने और नोट करने कि इसमें ये इतने योग बन रहे हैं, इतने राजयोग बन रहे हैं, 3 राजयोग बन रहे हैं, 2 इसके सूर्य के योग बन रहे हैं, 5 इसके चंद्रमा से बन रहे हैं, ये सब आप नोट करेंगे क्योंकि हर योग अपना फल देगा, ठीक है। इसके बाद आपको लगन लग्नेश का बल देखना है कितना है, सूर्य चंद्रमा का जो स्वामी है जिस राशि में बैठा है उसका बल कितना है, और ऐसे ही सूर्य और सूर्य के राशि का फल देखना है। क्यों, क्योंकि इन तीनों लग्नों में से एक लगन उसको डोमिनेट करेगा। कभी कभी क्या होता है कर्क राशि में कई ग्रह बैठ गए, कभी क्या होगा कि सिंह राशि में कई ग्रह बैठ गए, जैसे राजीव गांधी जी की कुंडली में तो खैर लगन में ही सूर्य और चंद्रमा है, तीनों ही लगन उनके एक ही है। लेकिन किसी की कुंडली में जब तीनों लगन अलग अलग हैं तो आपको ये जरूर देखना चाहिए कि कौन सा लगन सबसे ज्यादा बली हो रहा है, वो फाइनली लाइफ में एक एडल्ट एज के बाद उसका ही वहां से ही आपको फल निकालने पड़ेंगे। तो ये भी एक चीज पॉइंट है नोट करने वाली कि कौन सा लगन स्ट्रांग है, ठीक है। इसके बाद तो ये रूल्स वही हैं जो मैंने आपको 6 रूल बताए कि केंद्रों के स्वामी की स्ट्रेंथ देखो, ट्राइन की देखो, ठीक है। उससे आपको क्लैरिटी आने, लोड करने लग जाओ आप ये सब रूल्स के बाद, और फाइनली फिर आपको प्रॉपर 1-2-3 पेज आप नोट कर लोगे, तब आप जाके प्रिडिक्शन करोगे। शुरू में आपको इसी तरह चलना चाहिए, जब आपकी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी तब जाके आपको फाइनली मेंटली आप कर सकते हैं, बट शुरू के कम से कम 2 साल तो आपको लिखित में करना चाहिए, लिख के नोट करके। तो आज हम एक कुंडली ले रहे हैं लता मंगेशकर जी की कुंडली, ठीक है। और ये क्योंकि एक बहुत फेमस हमारे देश की प्रख्यात सिंगर, क्लासिकल सिंगर, प्लेबैक सिंगर रही, और ऑब्वियसली इनको बहुत अवार्ड्स भी मिले, इन्होंने बहुत पैसा भी कमाया, और ये अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी रही, इनके बाद इनकी 3 बहनें और एक भाई था, है ना, और सभी सिंगर और म्यूजिशियन फैमिली। ये कुंडली विशेष कुंडली भी है क्योंकि इस कुंडली में इतने सारे डिफरेंट योग है, इन्होंने कोई विवाह नहीं किया, वैवाहिक प्रेम संबंध जरूर रहा लेकिन विवाह नहीं किया इन्होंने, इनके बच्चे नहीं हुए, बायोलॉजिकल चिल्ड्रन नहीं हुए, लेकिन इनके शिष्य जो थे वो सारे इनके बच्चों की तरह हो गए। तो ये अलग अलग से कॉम्बिनेशन सारे आपको दिखेंगे, और फिर इनकी मृत्यु हुई है 92 ईयर्स की एज में,
92 साल की उम्र में इनकी 2022 में, है ना, 6 फरवरी 2022 को इनकी मृत्यु हुई। और उस समय ये 92 पॉइंट कुछ मंथ्स की, 92 ईयर्स कुछ मंथ्स की इनकी उम्र थी। तो ये कुंडली विशेष कुंडली है, ये नोट कर लीजिए। 28 सितंबर 1929 का बर्थ है, रात्रि 10:44 59 सेकेंड, और इंदौर का बर्थ है इनका। और ये कुंडली एज ए स्टैंडर्ड चार्ट आप यूज करेंगे आगे भी, जैसे हमने इंदिरा गांधी जी की, बिल गेट्स की कुंडली, महात्मा गांधी की कुंडली डिस्कस करी। तो ये चौथा हॉरोस्कोप है जो स्टैंडर्ड हॉरोस्कोप है, आपको रखना चाहिए अपने पास, और ये इससे आप काफी चीजें सीखेंगे। ठीक है, अब इस कुंडली में जो मैंने आज आपको रूल्स बताया, इनमें से कौन आप लोगों में से इसको एक बार लगाएगा इन रूल्स को, और मोटा मोटा मुझे बताने की कोशिश करेगा कि ये इनकी हाइट कैसी थी, या ये क्यों सबसे बड़ी थी, छोटे भाई बहन कम रह हो गए, सिंगर क्यों बनी, कुछ और क्यों नहीं बनी, है ना। तो ये सब कौन, किशोर तुम बोलोगे? हाँ मैम। आप बताना चाहोगे इस पे थोड़ा, कुंडली पे जो आज 6 गोल्डन रूल्स हमने पढ़े हैं कुंडली को एनालाइज करने के, तो लता मंगेशकर जी हाँ की मैम। कुंडली पे लगाओ, पहला रूल लगाओ। इनके पिता की मृत्यु 13 साल की थी जब ये तब हो गई थी, और वैसे इन्होंने 5 साल की उम्र में हाँ गाना मैम, केंद्र का काम करना शुरू कर त्रिकोण दिया। का मालिक मैम, इनका वृषभ लगन का कुंडली हुआ है और बना है। और इनका पंचमेश, अपने पंचमेश खुद अपना हाउस में ही है, बैठा हुआ है। हम्म। तो ये राजयोग बना मैम। पंचमेश पंचम में है, ट्राइन का स्वामी है, तो शुभ है, बढ़िया है, अच्छा हो हाँ गया। वही तो राजयोग भी बना मैम वो। आगे चलो। आगे फिर केंद्र का मालिक भी फोर्थ लॉर्ड, जो केंद्र का सिंह लगन का सिंह राशि का मालिक सूर्य एक साथ बैठा हुआ। ये केंद्र भी और त्रिकोण राजयोग का बना रहा है। मालिक दो, ये हम्म। भी राजयोग बना रहा है। हम्म। और और लग्नेश या राजयोग बना रहा, नहीं बना रहा लग्नेश? लग्नेश शुक्र आपका बैठा हुआ है। शुक्र भी राजयोग बना रहा है यहाँ पे। हाँ, शुक्र राजयोग बना रहा है, वो भी सिंह राशि में ही बैठा हुआ, फोर्थ हाउस में बैठा हुआ, केंद्र में ही बैठा हुआ, वो भी एक राजयोग बना रहा है। हम्म। और चंद्रमा भी थर्ड हाउस में, लेकिन अपना ही सौ राशि का ही है मैम, वो जुपिटर भी का अच्छा ही बताओ, है। जुपिटर अष्टमेश है यहाँ पे, जुपिटर क्या प्ले कर रहा है रोल? जुपिटर तो मैम मतलब रिजल्ट तो उतना अच्छा नहीं देना चाहिए, क्योंकि अष्टम का मालिक है और लगन में बैठा हुआ है। नहीं, अष्टम के साथ तो 11वें घर का भी स्वामी है, ये बोलिए ना, जो हाँ, रूल 11वें पढ़ाया का भी तीसरा स्वामी ढाई के है, साथ हो तो गया स्वामी। हो गया, तो जुपिटर तो अच्छा रिजल्ट नहीं देना चाहिए यहाँ। तो हम्म। जैसे कि आप बताएं कि पेट वगैरह में और थोड़ा सा प्रॉब्लम होना चाहिए, क्योंकि पंचम दृष्टि भी पड़ रहा है उनका पंचम हाउस में। और बताओ, मंगल का बताओ। मंगल मंगल में इनका बन रहा है द्वादश का भी मालिक, और आपका मंगल सप्तम का, मंगल भी मार्केट मतलब हम लोग ले सकते हैं कि अच्छा रिजल्ट नहीं देगा मंगल भी। अब और यहाँ पे मंगल केंद्राधिपति दोष है कि नहीं है मंगल पर? अ, नहीं मैम, केंद्र अधिपति दोष तो नहीं है, क्योंकि क्यों? मंगल तो केंद्र में बैठा हुआ नहीं है, ये तो सिक्स हाउस में बैठा हुआ मंगल। नहीं, लेकिन केंद्र का स्वामी तो है मंगल, केंद्राधिपति हाँ हाँ दोष में हाँ इसको मंगल मैम, अपनी मैलिफिसेंस कम कर देगा। हाँ हाँ वो है अच्छा मैम, केंद्र अधिपति दोस्तों मैम, आपका केंद्र का मालिक केंद्र में बैठने से ही होता ना मैम। वहां पे वो ज्यादा मानते हैं, बट अलग अदरवाइज ये अपनी मेलिफिसेंस तो ज्यादा नहीं देगा ना, क्योंकि ये अपनी मेलिफिसेंस कम करेगा। जो भी केंद्र का स्वामी बन रहा है, वो जो भी गुण है उसका, बेनिफिशियंस या मेलिफिसेंस, उसको वो कम करता है ना। अच्छा अच्छा। हम्म। लेकिन मैम मंगल तो यहाँ इसमें इस कुंडली में अच्छा रिजल्ट नहीं देगा अपना दशा महादशा में, बिल्कुल, क्योंकि मंगल मंगल तो वो छठे घर में बैठ गया है, और वैसे भी ये यहाँ पे मार्केश भी है, सप्तम स्वामी है, और 12th लॉर्ड भी है ना, केतु के साथ भी और बैठ गया है। और दृष्टि भी उनका भाग्य भाव में दृष्टि भी बन रहा, जिससे पापा का भी हेल्थ में थोड़ा गड़बड़ होना चाहिए। 33 साल की उम्र जब इनकी हुई थी, तब इनको स्लो पॉइजन दिया गया था। आई थिंक सुरैया का नाम आता है शायद, उस समय की एक और सिंगर थी फेमस जो। तो इनको स्लो पॉइजन इनको भी दिया गया था, ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं थी, है ना। इनको भी, इनके भी दुश्मन बहुत थे, कंपटीशन, छठा घर शत्रुओं का है ना। तो उसका स्वामी जो शुक्र है वो चतुर्थ भाव में आ गया है, वैसे लग्नेश भी है, लेकिन चतुर्थ भाव में भी आ गया वो। तो
एक्सीडेंट्स और शत्रुओं से इनके जो भी इनके पर अटैक्स होते रहते थे वो तो रहेंगे और रहे थे इनके जीवन में। और वैसे 5 साल की उम्र में इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। नो डाउट। इनकी कुंडली में देखो शनि भी अष्टम में बैठा हुआ है, लेकिन वो हम योग कारक प्लैनेट है यहाँ पे शनि, क्योंकि 9th और 10th लॉर्ड है। शनि कैसे फल दे रहा है यहाँ पे? श्वेता शनि तुम मैम बोलो, अच्छा ही फल देगा मैम शनि, श्वेता आप बोलो इसमें। क्योंकि मैम पाप ग्रह का मतलब 6, 8, 12 में तो अच्छा रिजल्ट देता हो मैम पाप ग्रह। नहीं नहीं, अष्टम में तो मैम कोई भी ग्रह अच्छा नहीं बताया। श्वेता को बोलने दो, चलो। अच्छा मैम अच्छा। अष्टम में तो शनि है इनके, और ये रोग वगैरह देता है मैम। मैम बीमारी देता है यहाँ पे, और इस पे मैम 9th वो है, मतलब क्या कहते हैं इसको, राशि। नहीं, तो ये शनि ने इनके मैम जीवन में देखो लॉन्ग आयु तो दे दी, क्योंकि शनि अष्टम हाँ, में दीर्घायु बनाता है, अष्टम में लंबी उम्र देता है। हाँ हाँ, लेकिन लंबी ये तो चलने वाली माना मैम। बीमारी भी देता है। और यहाँ से शनि 10वीं दृष्टि से पंचम भाव को भी देख रहा है, जहाँ पे पंचमेश हम्म। वक्री है, बुध जो है वक्री है। तो हाँ। जहाँ मैंने आपको संतानहीनता का बताया अच्छा। था कि अफ्लिक्शन होगा हम्म 5th हाउस 5th लॉर्ड पर और कारक जुपिटर हम्म पर, तो यहाँ पे वो उसको संतान हम्म, नहीं देगा। शनि को देर से दे अच्छा। भी देते हैं, बुध तो देता ही नहीं है। तो यहाँ पे देखो जुपिटर जो है कारक जो है संतान के, वो मंगल से पीड़ित है, मंगल देख रहा है छठे घर से, है ना। और हम्म बैठे भी वो हम्म शत्रु राशि में है, शुक्र की राशि में है, लगन में बैठे हैं, तो हम्म दिग्बली है, तो वो वैसे उनको अच्छा बना रहे हैं इंसान, अच्छी चैरिटी करा रहे हैं, बहुत अच्छा गाना वगैरह, उनकी स्किल सब अच्छी है, उनकी एजुकेशन अच्छी है, लेकिन हम्म ये अपने आप में इनको संतानहीनता दे रहे हैं, और ये इसीलिए इनकी शादी नहीं हुई और इनके बच्चे भी नहीं हुए। और यहाँ ये शनि जो इनके पंचम को देख रहा है, पंचम भाव को देख रहा है, तो ये डेफिनेटली 9th लॉर्ड होते देख रहा है, तो इनको पंचम का पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल इस जन्म में, पैसा इज्जत नाम वो सब मिल गया। लेकिन शनि यहाँ पे इनकी संतान, इनको बायोलॉजिकल चिल्ड्रन नहीं दिया उसने। हम्म, और डेफिनेटली बाद में जैसे कहते हैं ना, अडॉप्शन भी कर सकते थे, अच्छा। और भी बहुत सारे लोग सरोगेट मदर के थ्रू करते हैं लोग आजकल, आईवीएफ तो था ही। लेकिन तब भी वो सब इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने अपने छोटे भाई बहनों को अपने बच्चे मान के और उनके बच्चों को अपने बच्चे मान के जीवन बिता लिया 92 ईयर्स। चंद्रमा यहाँ हम्म पे तीसरी राशि में बैठा है, कर्क राशि का, बहुत सुंदर है। और इसीलिए गला जो है, गला इनको कहते थे कोकिला, है ना, कोकिला, स्वर कोकिला, क्या कहना चाहिए कि कोयल की तरह गाने वाली, मतलब इतनी सुंदर कि इनके लिए बोलता था इनका गोल्डन नेक है, मतलब जो गला है इनका, इसके लिए तो इनफैक्ट मुझे याद है आज से 20 साल पहले, 20-25 साल पहले पाकिस्तानी और बाकी दूसरे कंट्रीज के लोग कहते थे अगर ये हमारे यहाँ होती या इनको हमें दे दो, हम आपको कुछ भी देने को तैयार है, मतलब ये हमें दे दो। इतनी ज्यादा मतलब इनकी सुरीली आवाज और इनका जो संगीत इतना मधुर कि लोग रो पड़ते हैं अगर अगर ये ट्रेजेडिक गाने गाते हैं। जी हाँ, बोलिए। मैम इनका मैम पंचमेश मेरे वर्ग, दिमाग हम्म। इनका पंचमेश वर्गोत्तम भी है ना मैम, जो अच्छा क्या है पंचमेश? नौमांश में मतलब खुद का राशि में ही बैठा हुआ, तो वो वर्गोत्तम नवांश हो गया ना मत मैम। देखिए आप, अभी आपको सिर्फ D1 कुंडली कराई है, अभी D1 ही देखना। नवांश तो तब करना जब आप डिविजनल चार्ट में आपको पढ़ा दूंगी, आधी अधूरी नॉलेज से मत देखो उसको किशोर। अच्छा मैम अच्छा। हम्म। मैम मुझे भी ये चीज जाननी थी कि ये इतना सुरीला और इतना अच्छा क्यों गाती है, कौन से प्लेनेट की अब वजह आप से है मैम बताओ, ये? क्या इनका चंद्रमा बली नहीं है? इनकी कुंडली में कोई भी ग्रह नहीं देख रहा है इसको, चंद्रमा को देखो। हाँ चंद्रमा, हाँ, चंद्रमा बली है मैम। चंद्रमा बढ़िया। मैंने बोला था ना आज, अभी जब पढ़ाया था कि चंद्रमा अगर कुंडली में सिर्फ चंद्रमा बली हो, कोई और पाप ग्रह ना देख रहा हो, तो वो अपने आप में सबसे बड़ा राजयोग है। यहाँ चंद्रमा कर्क राशि का है, जो भावों की राशि है, जो समझने की राशि है, इमोशंस की राशि है, रिलेशन की राशि है, और वो कल्पना की राशि है। तो वो यहाँ कर्क राशि में अपने पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं, नहीं तीन अश्लेषा नक्षत्र में बैठे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चंद्रमा ने इनको सब कुछ दे दिया, समझ लो। यहाँ पे इनको बहुत सुंदर गला दे दिया, बहुत सुंदर संगीत दे दिया। और बुध जो वाणी का स्वामी है वो भी उच्च का है, मतलब ठीक है, उच्च की राशि में तो 15 डिग्री तक होता है ये, कन्या में उच्च का, लेकिन उच्च की राशि में तो है, कन्या राशि उसकी उच्च की राशि है। वहां पे बुध बैठ गया, आदित्य बुध योग में बैठ गया, जिसमें बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं, शनि दृष्टि डाल रहे हैं।
तो शनि नवमेश होके इनको परसिवरेंस दे रहा है, मेहनत करने की शक्ति दे रहा है, वाणी से अपने स्पीच के द्वारा गाने गा के अपना करियर बनाने की, पैसा कमाने की, क्योंकि यहाँ शनि 10th लॉर्ड भी है। और जो चंद्रमा है वो तो इनको एक नेचुरली गॉड गिफ्टेड, जो कहना चाहिए एक सिंगर को जो चाहिए एक मधुर आवाज, सुर का ज्ञान, और उस सुर को आगे लेके जाना, और उसपे कोई पीड़ा नहीं है। तभी तो देखो इनको स्लो पॉइजन दिया था कि इनकी आवाज चली जाए। ऐसा मानते हैं इनको शायद सिंदूर खिला दिया था किसी खाने में, किसी खाने के इसमें। तो मतलब सिंदूर से कहते हैं कि आपका गला, आवाज चली जाती है। तो इनको वो सब दिया गया, लेकिन क्योंकि इनकी कुंडली में इतने स्ट्रॉन्ग राजयोग है, सबसे बड़ा एक राजयोग या शुभ योग तो यह है कि कुंडली में शुभ ग्रह लगन में बैठा है, और चतुर्थ भाव में भी एक शुभ ग्रह बैठा है जो कि दिग्बली है। शुक्र भी दिग्बली है, बृहस्पति भी दिग्बली है। दो दो ग्रह, वो भी जो गुरु हैं, है ना, सुरों असुरों के दोनों गुरु जो है शुभ होके दिग्बली होके बैठ गए हैं। तो कुंडली में एक स्ट्रेंथ आ गई। जब भी केंद्र में शुभ ग्रह आ जाते हैं, चाहे वो किसी भी घर के स्वामी हो, मान लो कोई भी आठवें, जैसे यहाँ बृहस्पति 8वें घर का स्वामी, तब भी एक शुभ ग्रह तो है ये। तो कुंडली में जब हमें बच्चा पैदा होता है, तो अगर कुंडली में कोई भी एक शुभ ग्रह भी अगर केंद्र में बैठ गया, तो वो इंसान को, बच्चे को जिंदा रहने की हिम्मत और शक्ति दे देता, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी दे देता। हम्म मैम आपने कहा था कि जुपिटर लगन में होने से हम्म हम्म मतलब ऐसा व्यक्ति बहुत ऐसे बहुत सिंपल दिखता है, बहुत सादगी होती है। तो मैम इनकी पर्सनालिटी भी ऐसी थी कि बहुत यंग एज से ये बहुत हम्म। सिंपल और सादगी वाला इनका मैम वो था। बिल्कुल बिल्कुल, देखो ये नैतिकता भी दे रहा है। जब शुभ ग्रह बैठ गए ना, और हाँ इनके लग्नेश पर भी आप देखो, कोई भी ग्रह नहीं देख रहा लग्नेश को, शुक्र को। आप ये भी तो देखा करो कि किस जी ग्रह हाँ को कौन सा ग्रह देख रहा है। यहाँ हाँ चंद्रमा हाँ को कोई नहीं देख रहा, तो हाँ चंद्रमा अपनी प्योरिटी लिए हुए है। शुक्र को यहाँ जी कोई मैम ग्रह नहीं देख रहा, वो अपनी हाँ प्योरिटी लिए हुए है। ठीक है, वो सिंह राशि का है, हम्म फायरी राशि में है, तो वो उसे विवाह नहीं दिया, क्योंकि शुक्र का जो नेचुरल वो है कि मैरिज और मैरिटल रिलेशनशिप देता है, वो नहीं दिया। लेकिन शुक्र जब भी सिंह राशि में आता है, तो वो आइडियलिज्म ले आता है, मतलब आदर्शवादी बन जाता है उस चीज में। तो मैरिज को लेके ये आदर्शवादी रही कि मैं शादी करूंगी तो एक से ही करनी है। उस एक जो जिसको पसंद किया उसने शादी नहीं की, तो इन्होंने शादी नहीं की, आजीवन अविवाहित रही, है ना। और यहाँ पे बृहस्पति गुरु भी बना रहा है। देखिए ये बहुत अच्छी टीचर भी थी, ये सिखाती भी थी, अपने छोटे भाई बहनों को भी सिखाया म्यूजिक, उनकी केयरिंग भी करी। पिताजी का देहांत हो गया 13 साल की उम्र में, और फिर इन्होंने करियर इनका स्टार्ट हो गया, और मूवीज में इन्होंने पहला गाना 18-19 साल में गा दिया था। और फाइनली सोचो ना, 5 साल की उम्र से तो वो काम कर रही थी, पहले पिताजी के साथ कर रही थी, क्योंकि एक गरीब घर में पैदा हुई थी। लेकिन बाद में तो इन्होंने इसे प्रोफेशन बनाया। 19 साल में बॉम्बे आ गई, और बॉम्बे आके उन्होंने 19 साल में इन्होंने मतलब 16 साल की उम्र में बॉम्बे आ गई थी, और फिर 19 साल में इनके पहला फिल्मी का गाना जो इनका हिट हो गया था शुरू हो गया। और फिर तो कितने अवार्ड्स, कितने मतलब फंक्शन, और इनको तो सब लोग गॉड ऑफ सिंगिंग, मतलब म्यूजिक की देवी कहा कहते हैं। कितने जो फिल्म टीवी पे शो आते हैं म्यूजिक के, चाहे वो इंडियन आइडल हो, कितने बड़े बड़े गुरु जो है दूसरे भी म्यूजिशियन, वो इनको देवी मानते रहे। और ये तो खैर आई भी है शोध में घर में। तो ये सबसे बड़ी बात, ये कुंडली की विशेषता है कि D1 में इतने सुंदर राजयोग है, लेकिन फिर भी इन्हें पर्सनल फ्रंट भी अगर हम देखें, तो इन्हें उतना जो एक सांसारिक व्यक्ति को चाहिए होता है कि बच्चे हो, शादी हो जाए, ये सब वो सब नहीं मिला। लेकिन जो मिला उसको भी इन्होंने बहुत अच्छे से निभाया, है ना। तो ये है। और तुम पूछो गरिमा या मधुमिता मैडम, आपको कोई प्रश्न पूछना है? जो आज हमने 6 गोल्डन रूल पढ़े हैं, उनको लेके इस कुंडली पे लगाने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? अभी मैम लगा के देखेंगे फिर पूछेंगे, अभी नहीं पता चल रहा अच्छा, है। इसमें मैम शनि पद्म की भूषण इन्हें 69 में मिल गया था। आप लोग गूगल से इनके इवेंट्स निकाल लेना, तो आपको ये उससे कोरिलेट करने में फायदा हो जाएगा। 69 में पद्म विभूषण मिला, विभूषण इन्हें मिला, पद्म विभूषण 99 में। और उसके बाद इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड 89 में मिल गया था। और आई थिंक भारत रत्न, हाँ भारत रत्न इन्हें 2001 में मिला। ठीक है, 2001 में, मानी कि मृत्यु इनकी 2022 में, 21 साल पहले। भारत रत्न मिलने के बाद भी 21 साल तक ये जीवित रही। और उस भारत रत्न मिलने से जो आपको फेम मिलता है, और उसके कारण आपको फेलिसिटेट करते हैं लोग इन कैश और काइंड ऑल्सो, वो सब जो भी पैसा मिलता था ये सारा चैरिटी में लगा देती थी, है ना। ये भी तो समझो कि एक इंसान एक लेवल पे आ गया कि उसे करोड़ों मिल रहे हैं, लेकिन वो फिर अपना सब आगे देता जा रहा है समाज को।
तो नो डाउट ये कुंडली आप विशेष कुंडली है, और इनको डॉक्टरेट भी मिला था, ऑनरी डॉक्टरेट मिला था 1989 में। डॉक्टर लता मंगेशकर इनको कहा जाता है। ठीक है, ये महाभाग्य योग भी है इनका। रात्रि में इनका जन्म हुआ है, चंद्रमा, सूर्य लगन और लगन तीनों सम राशि है। जब ये महाभाग्य योग होता है ना किसी कुंडली में, स्त्री की कुंडली में सम राशि में हो, रात्रि में जन्म हो, और पुरुष की में ऑड राशि हो, तीनों लगन और दिन का जन्म हो, तो वो महाभाग्य योग होता है। तो ये महाभाग्य योग में पैदा हुई है, ये भी आप नोट करो, ये भी एक बहुत बड़ा योग है लता मंगेशकर जी की कुंडली में। तो अब आप होमवर्क में कोई कुंडली ले लीजिएगा, और उसमें आज के जो 6 रूल पड़े हैं गोल्डन रूल, उनको लगाइए, और मुझे सब लोग अपने अपने पेपर पेन से साफ साफ लिखिएगा, पेपर पेन यूज करना, और वो फोटो खींच के भेजना मुझे।